साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम जो है चर्चा करेंगे। देखो काफ़ी लंबे टाइम से मैं लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ डीए केसेस पे और मैंने कई केसेस में ऑब्जर्व भी किया है कि प्रॉपर अकाउंटिंग पर चर्चा ना हो पाना, अक्यूज का प्रॉपर स्पष्टीकरण ना आ पाना, एक महत्वपूर्ण कारण बनता है कन्विक्शन का डीए केस में। केस इतने मुश्किल नहीं है, पर चूंकि आपको नॉलेज नहीं होती लॉ की, आपको नॉलेज नहीं होती इनकम टैक्स के प्रिंसिपल्स की, तो ऐसे सिनेरियो में आप एक मजबूत पक्ष नहीं रख पाते हैं, नुकसान जो है फिर आप ही को खाना पड़ता है। क्लियर है बात ये? तो यदि आप एक लोक सेवक हैं, आपकी अर्निंग है, पर उस पर आपने अभी तक काम नहीं किया है, इन द मीन वेल दिस अ केस ऑफ डीए बाय द एसीबी और बाय विजिलेंस, और उसमें आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए हैं, तो अभी ये वक्त है कि अपनी फाइल को निकालिए और उसको पढ़िए। अगर अब भी बहुत देर करेंगे या अब भी आपका अप्रोच वही रहेगा कि देख लेंगे, वकील साहब बुक कर दिए हैं, वो फाइट कर लेंगे, तो आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। केस आपका है, वकील साहब का नहीं है। खुद ही केस पर जो है मेहनत करनी होगी, और इतना मुश्किल काम नहीं है। हम चीजों को आसान भी तो कर सकते हैं। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, लिखा हुआ है ना उसमें। देखो बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि एक व्यक्ति थे गालिब, उनके चेहरे पे धूल लगी हुई थी और वह दिन भर जो है साफ कर रहे थे आईने को, और एंड में कहना पड़ा गालिब साहब को भी कि गालिब यूं जिंदगी भर रोता रहा, कि गालिब यूं जिंदगी भर रोता रहा, धूल लगी थी चेहरे पर और आईने को धोता रहा। तो वही तो कर रहा है एंटी करप्शन या विजिलेंस या सीबीआई जांच कार्रवाई के अंदर, कि डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठे कर लिए, अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर ली। अब चूंकि फाइल होती है करीबन करीबन 400 पन्ने की, 500 पन्ने की, यू गॉट पैनिक, कैसे पढ़े इस फाइल को। मेरे पिताजी हमेशा एक बात मुझे कहा करते थे कि जितना वजनी आदमी होगा उतना ही कमजोर होगा। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में जो लोग बिल्कुल फैले हुए हैं, मोटे हैं, उन्हें कितनी बीमारियां होंगी। तो वही हाल जो है इस फाइल का है। और मैं एक बात गारंटी से कहना चाहता हूं आपको, और लिखवा भी रहता हूं आपको, आपको जो फाइल मिलती है वो देना आप अलग अलग सीएस को। हर सीए का अपना अपना इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। जब सीए ही एक मत नहीं है, जो विद्वान कम्युनिटी है, तो एसीबी का निष्कर्ष एज पर नॉर्म्स कैसे हो सकता है? क्लियर है बात ये? इसलिए बहुत जरूरी है फाइल को पढ़ना और समझना गाइडलाइंस को। और रिसेंटली मैंने केस में ऑब्जर्व किया था कि एसीबी काम कर रही है अलग दिशा में, जो सीए साहब है वो काम कर रहे हैं अलग डायरेक्शंस में, और जो कंसर्न काउंसिल्स हैं वो काम कर रहे हैं अपने ही डायरेक्शंस में। पर किसी के काम करने से उसके हिसाब से केस में इंपैक्ट क्या पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, वो सब बात की बात है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या ऑब्जर्वेशंस एज पर नॉर्म्स है या नहीं है। क्या आपका सीए कोर्ट में इस बात को लिखने को तैयार है कि इस पर जांच करा लीजिए, अगर अकाउंटिंग गलत पाई गई तो मैं जिम्मेदार हूंगा? क्या लर्नेड पीपी या एसीबी या विजिलेंस कोर्ट में लिखने को तैयार है इस बात को कि जांच करवा लीजिए, अगर हमने गलत रूप से अकाउंटिंग करी या बेईमानी करी या उससे अक्यूज के राइट्स अफेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आप कार्रवाई कीजिएगा? वो लिख के देंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर दी है, आगे कोर्ट जाने। तो इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि 13 का बेस क्या है। बेस है स्पष्टीकरण, और आप उसी पे काम नहीं करते। कोर्ट सिर्फ ये चाहता है आपसे कि जो भी एलिस्ट इंक्रिमिनेशंस हैं, जो भी आप पर आरोप है, उसका क्या स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए आपके घर में खड़ी है मारुति 800 कार, उस पर कोर्ट ये पूछते कि आप ये कहां से लेकर आए। आपका स्पष्टीकरण क्या हो सकता है कि मैंने पैसा कमाया, उससे कार खरीदी, या मुझे किसी ने कार गिफ्ट कर दी, या मैंने बैंक से लोन लिया, उससे कार खरीद ली। तो देखिए जो कंसर्न असेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या आ गया, स्पष्टीकरण। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं है तो वहां पर क्या होगा, आपकी बात कंसीडर नहीं होगी, एंड अल्टीमेटली यू विल बी कन्विक्टेड।
और यही बात तो कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 10/11/1987 कि अगर अक्यूज का स्पष्टीकरण जस्टिफाइड है और एज पर नॉर्म्स है तो वहां पर फायदा मिलना चाहिए। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया कि कोई असेट मिली और अक्यूज कहता है कि मुझे गिफ्ट करी किसी व्यक्ति विशेष ने, पर जो कंसर्न व्यक्ति विशेष है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके बयान रहते हैं अनकॉरोबोरेटेड या रहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, तो क्या लगता है फायदा मिल पाएगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि अक्यूज अगर ले रहा है स्पेसिफिक डिफेंस तो बर्डन अक्यूज के ऊपर है। इसे कई बार देखा मैंने कि आप लोग जल्दबाजियां करते हो कार्रवाई के अंदर, ऐसी गलतियां मत करो भाई। जितनी गलतियां करोगे उतना ही नुकसान खाओगे। क्लियर हो गया अपने को? तो बेसिकली आपका जो स्पष्टीकरण है वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी जस्टिफाइड बाय लॉ। ये सिद्धांत है, इसको लिख लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द स्पष्टीकरण मस्ट बी प्लॉजिबल। ऐसा स्पष्टीकरण जो संदेह क्रिएट कर दे। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि आपके घर से मिले 2 लाख के प्रॉपर्टी के पेपर्स। सबसे पहले चेक करना कि क्या वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है या वो एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। 2 लाख रुपए का जो वैल्यूएशन किया है एसीबी ने, वो मार्केट वैल्यू पर है या डॉक्यूमेंट की वैल्यू पर है? यहीं से मिलते हैं हमको डिफेंस के बिंदु। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है तो चढ़ कैसे गई आपकी एसेट के अंदर? क्लियर है बात ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं और कई बार मैंने देखा है कि ये महान लोग असेट के साथ साथ एक्सपेंडिचर में भी एंट्री कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 2 लाख तो पे किया ही होगा, चलो भाई 2 लाख हो गया एक्सपेंडिचर, 2 लाख की बन गई असेट, ये जुड़ गया 4 लाख रुपए। ये बन गया आपका डबल अकाउंटिंग से 4 लाख रुपए, जो कि था वास्तव में 2 लाख रुपए। क्लियर है बात ये। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फाइल को पढ़ो, नहीं पढ़ोगे नुकसान खा जाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इनकम का जो सोर्स है वो है फंडिंग बाय बैंक, इसलिए इनकम वर्ड यूज ना करो तो ही बेहतर है। हमें वर्ड यूज करना है फंड फ्लो, कि फंड जो है कैसे फ्लो हुए हमारे खातों में, जिसके 3 रास्ते हैं। हमें या तो वेतन आया होगा, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे इंटरेस्ट आया होगा, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया होगा उससे पैसा आया होगा, जिसको हम कॉमनली कहते हैं प्रोसीड ऑफ सेल। जस्टिफाइड जो है सोर्स है आपके फंड फ्लो का। क्लियर है? किसी से हमने लोन जो है लिया होगा, ये भी जो है सोर्स हो सकता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है तो आप वहां पर चीजों को जस्टिफाइड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सोर्स जो है स्पेसिफिक करने होंगे चार्ट के अंदर, और अगर आपने कर दिए तो वहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। क्लियर है बात है? तो कुल मिलाकर के जब भी आपके स्पष्टीकरण प्रॉपर हैं तो वहां पर एम्पल जजमेंट है, फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। कुछ तो डिस्चार्ज तक हुए हैं और कुछ ड्रॉप तक हुए हैं पुलिस कार्रवाई के अंदर। क्लियर है? मुझे आज भी ध्यान आता है कोटा का एक महत्वपूर्ण फैसला, जहां पर आरोपी ने दिखाई समझदारी, अपना दिया प्रॉपर स्पष्टीकरण, गलती माननी पड़ी एसीबी को, लिखना पड़ा चार्जशीट में, मींस एफआर में। मैं वर्ड यूज करूंगा एफआर, कि कंसर्न केस में हमने तथ्यात्मक भूल करी है जांच करने में, फायदा मिला आरोपी को। इसलिए आपको देना होगा स्पष्टीकरण। आपको मना करेंगे एडवोकेट साहब मत दो स्पष्टीकरण, अपने पत्ते खुल जाएंगे, डिफेंस खुल जाएगा। अरे कानून में लिखा हुआ है, इफ द कंसर्न अक्यूज फेल टू एक्सप्लेन द सोर्सेस। कानूनी मांग रहा है आप दीजिए स्पष्टीकरण, नहीं दे पाएंगे तो आप घाटे में आ जाएंगे। आप प्रॉपर जो है फाइल को पढ़ें, चार्ट बनाएं, प्रोसीड करें। जितना अच्छा होगा आपका स्पष्टीकरण उतना ही फायदा आपको होने वाला है। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे अपन अगले अध्याय में, और तब तक के लिए आप एक काम कीजिएगा, आप नोट्स को जो है रेडी करके रखिएगा, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा बोर्ड पे तो यही कॉन्सेप्ट जो है आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए ये एक बहुत लंबी सीरीज है, लंबी लड़ाई है मेरी एसीबी से या सीबीआई से, विजिलेंस से। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह यह है कि मेरा साथ दो, अपने आप को लिटरेट करो। ये हम सबकी लड़ाई है, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। क्लियर है? और एक बात मैं आपको यह भी कह दूं कि मैंने पढ़ाई करी है न्यूमरोलॉजी की भी। क्लियर है? मैं देखता हूं न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स भी केस में प्रोसीड करने से पहले। जरूरी क्यों है? जब भी हम फाइल पे लड़ते हैं नेगेटिव हो जाएंगे, अरे साहब मर जाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे। देखिए, जब भी फाइल पर आप काम कर रहे हैं, गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशंस कि हम जीतेंगे, हम निकलेंगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आप दे रहे हैं फाइल को नेगेटिव वाइब्रेशंस इंक्लूडिंग योर काउंसिल, तो बेकार है केस को लड़ना। काउंसिल भी पॉजिटिव होना चाहिए और आपको भी होना पड़ेगा पॉजिटिव, ताकि मिलकर काम करें। ये केस आपका नहीं है, ये हमारा केस है और हम इसको मिलकर लड़ने वाले हैं। क्लियर है बात? तो जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।